दामोदर दास मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। वो जिधर से निकला हवा को अपनी तरफ मोड़ता चला गया। उसने जिसको संबोधित किया उसको सम्मोहित करता चला गया। उसका हर शब्द दिल में उतरा और देखते ही देखते चंद राज्यों में सिमटा उसका साम्राज्य देश जीतने के साथ आगे बढ़ता चला गया। चुनाव उसके लिए तपस्या, जीत उसके लिए जुनून, सेवा उसके लिए समर्पण और सादगी उसके लिए संजीवनी। वो देखते ही देखते सियासी पटल का सूरमा बन गया। 21 साल का स्वर्णिम काल उसके सियासी ताज की चमक का गवाह बन गया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आज हम लाए हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्णिम 21 साल पूरा होने पर उनके सफर का आधारित खास पेशकश। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी वो नाम है जो आज ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश हो या विदेश हो, जहां वो जाते हैं माहौल मोदीमय हो जाता है। नमो नमो की गूंज सुनाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आते हैं। विदेशों में भारत के गौरव की एक नई तस्वीर नजर आती है, लेकिन ये मुमकिन हो पाया तो नरेंद्र मोदी के कारण, उनकी इच्छा शक्ति के कारण, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना के कारण और 21 सालों के स्वर्णिम कालों की मेहनत के कारण। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालनं गोविंदाय। ये साबरमती तट से मां गंगा के पवित्र घाट तक पहुंचने का सफर है। हरि ओम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું समर्थन करीश। गांधीनगर से दिल्ली के राज दरबार तक पहुंचने का सफर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये संघर्ष की आग में कुंदन हो जाने का सफर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी संघर्ष की एक मुकम्मल दास्तां है। ये संघर्ष के आगे जीत की कहानी है। स्वयं सेवक से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की यात्रा है। अपनी मां का दुलारा नरेंद्र छोटी उम्र से ही स्वामी विवेकानंद का मुरीद था। स्वामी विवेकानंद के आदर्श उसके जीवन के अहम हिस्सा बन गए। विवेकानंद की किताब पढ़ के नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित हुए कि एक दिन घर छोड़कर हिमालय की ओर साधना करने के लिए निकल पड़े। पढ़ाई अधूरी छूट गई। तब उनकी उम्र 17 साल थी। विवेकानंद जी कहते थे जन सेवा प्रभु सेवा। अब देखिए, एक इंसान 30 साल की उम्र में पूरे विश्व में ऐसा जय जयकार करके आया हो। उस गुलामी के कालखंड में दो व्यक्तित्व जिसने भारत में एक नई चेतना, नई ऊर्जा प्रकट की थी, दो घटनाओं ने। एक जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला और जब स्वामी विवेकानंद जी का 9/11 के भाषण की देश और दुनिया में चर्चा होने लगी, भारत गुलामी के कालखंड में एक नई चेतना का एक भाव पूरे भारत में इन दो घटनाओं ने जगाया था। और दोनों बंगाल के संतान। कितना गर्व होता है जब मैं दुनिया में किसी को जाके कहता हूं कि मेरे देश के रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीलंका का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, भारत का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया। मोदी ने हिमालय पर साधना की, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। कम उम्र में भले ही पढ़ाई छूट गई, लेकिन स्व अध्याय आज भी जारी रखा है। स्वयं सेवक बन समाज की सेवा की और चाय वाला बन परिवार का खर्चा उठाया। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। चाय बेचते बेचते मोदी ने स्वयं सेवक के तौर पर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात में भूकंप आया तो खुद ने ही लोगों को मलबे से बाहर निकाला, घायल लोगों की सेवा की। चेतना और जनसंपर्क की खासियत ने उनको हमेशा समाज से जोड़े रखा। यही वजह है कि मोदी आज भी कहते हैं, जिस दिन देश के काम नहीं आया, उस दिन से मेरा जीवन बेकार है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है। वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं।
मोदी ने भले ही अपने जीवन के 72 साल पूरे कर लिए, सत्ता के माध्यम से सेवा करने के 21 साल पूरे कर लिए, लेकिन ये स्वर्णिम काल आज भी जारी है। गुजरात के सीएम के रूप में कार्यकाल हो या प्रधान सेवक के रूप में सेवा कार्य, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का सफर हो या राजनीतिक आंदोलन से जन आंदोलन तक का सफर हो, कुछ बदलने की कोशिश, कुछ संवारने का संकल्प, भारतीय राजनीति का ये अजय योद्धा आज भी भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिशों में लगा है। और ये कोशिश कैसे 7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुई, आपको आगे बताएंगे। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। भारत माता की। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गरीबी से मुक्ति का मार्ग सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से हो सकता है। अगर उससे शिक्षित किया जाए, उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के लिए औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, काम कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन देश का भला गरीबी की मुक्ति में ही है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो, जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पारदर्शिता से युक्त हो। जन समर्थन से शासन कैसे चल सकता है, जन भागीदारी से शासन कैसे चल सकता है, जनता जनार्दन की अगुवाई में सरकार कैसे चल सकती है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति और जनसंपर्क से उस समय का केंद्रीय नेतृत्व ऐसा कायल हुआ कि 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात भेजा गया। पहली बार मोदी ने गुजरात सीएम के तौर पर शपथ ली और गुजरात मॉडल से इंडिया ग्लोबल की ऐसी लकीर खींची कि आज हर कोई उनसे सम्मोहित हो गया है। नब्बे के दशक तक भारतीय जनता पार्टी अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन को लेकर देश भर में मुखर हो चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री मोदी को इस रथ यात्रा का मुख्य प्रबंधक बनाया गया। हिंदू अगर ये चाहते हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने तो क्या यह अपराध है उनका? अगर वहां पर कोई ढांचा है जो कि आज से 54 साल पहले मस्जिद के रूप में प्रयोग होता था, 54 साल से किसी ने वहां पर नमाज नहीं पढ़ी, जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो उसके लिए भी हम लगातार सुझाव दे रहे हैं कि आज के जमाने में यह संभव है कि उस ढांचे को ज्यों का त्यों कहीं और रख लिया जाए और बड़े आदर के साथ, जिसको मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 5 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। लेकिन जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। रथ यात्रा अयोध्या तक तो नहीं जा सकी, लेकिन मोदी की व्यवस्थाएं शीर्ष नेतृत्व को भा गईं। पार्टी अध्यक्ष रहते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी को ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। नरेंद्र मोदी ने तब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, जिसने पहले से धर्म की पहचान से जुड़ी बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद के रंग को जोड़ दिया था। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो
वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद के नाम के साथ बीजेपी 1995 में पूरी जान के साथ सत्ता में आई, लेकिन बाघेला और केशुभाई के बीच संघर्ष छिड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद मामले को सुलझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर 5 राज्यों का प्रभारी बनाकर भेजा। इसी के बाद ही नरेंद्र मोदी की सियासी यात्रा शुरू हुई। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मे मोदी 2001 में गुजरात के सीएम बनाकर भेजे गए, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी यहाँ थमी नहीं। उस वक्त उनके सामने सिर्फ सरकार चलाने की नहीं बल्कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बचाने की दोहरी जिम्मेदारी थी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने जब बतौर सीएम शपथ ली तो उन्हें कुछ ही घंटों में सक्रिय होना पड़ा था। मोदी के सामने उस वक्त 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों चुनौतियां उनके सामने खड़ी थी। भूकंप के तबाह हुए गुजरात के पुनर्वास का बड़ा चैलेंज था तो पार्टी में व्याप्त गुटबाजी को काबू करना, लेकिन मोदी ने तमाम मोर्चों पर एक साथ काम किया, समर्थकों और दूसरे नेताओं को काम सौंपा और फिर आगे बढ़े। इसका नतीजा ये हुआ कि 2002 की विधानसभा चुनावों में 127 सीटों पर जीत मिली और इस बार शपथ ग्रहण समारोह स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके बाद तो मानो नरेंद्र मोदी ने कभी पलटकर नहीं देखा। मोदी का सफरनामा साल दर साल बढ़ता ही चला गया। राज्य के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम मोदी ने बखूबी किया। गुजरात को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ मोदी ने ही बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी
मोदी का ये असाधारण सफर गुजरात की गलियों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। नरेंद्र मोदी के पास ना तो राजनीतिक विरासत थी और ना ही उनका कोई गॉडफादर था, लेकिन उनकी लगन, मेहनत और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अवसरों का सही उपयोग और मजबूत राजनीतिक समझ के दम पर उन्होंने अपने लिए रास्ते बनाए और बन गए देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी के लिए 2001 में गुजरात का बदलाव गेम चेंजर साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी की पहली पसंद थे और उनके दखल के बाद सीएम बने। मोदी ने सीएम बनने के बाद गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उनके भाग्य में जो राजयोग लिखा था, उन्हें भला फिर कौन रोकने वाला था। लगातार 4 बार के सीएम का गुजरात मॉडल देश भर में ऐसा विख्यात हुआ कि लोगों ने अब की बार मोदी सरकार की मांग कर दी। देश भर में मोदी के कैंपेन ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि साल दर साल मोदी को देश हित में फैसले लेने की नई ताकत मिली। राजनीतिक समझ और अफसरों की अच्छी खासी पहचान से मोदी ने सबसे ज्यादा शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम के रूप में खिताब अपने नाम किया। पहले राज्य और अब पूरे देश का शासन चलाते हुए उन्होंने 21 साल का सफर पूरा किया और इस सफर में मोदी ने गुजरात मॉडल से ग्लोबल मॉडल का सफर पूरा कर लिया। अपने सियासी सफर में मोदी सरकार ने कई मील के पत्थर स्थापित किए, ऐसे कड़े फैसले भी लिए जिनका एक तबका विरोध करता नजर आया। संसद से लेकर सड़क तक कई विरोध में खड़े हुए, लेकिन आखिर में हर बार मोदी की इच्छा शक्ति की ही जीत नजर आई। नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। साथियों, प्रचंड जनादेश जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं। उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। खास तौर से दूसरे कार्यकाल में ऐसा नजर आया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, मोदी सरकार उनको जमीनी स्तर पर उतारते हुए नजर आई। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए, जिनकी देश और दुनिया में काफी चर्चा हुई। बड़े नीतिगत फैसले: देश में जीएसटी लागू, कश्मीर से विशेष दर्जा छीना, 3 तलाक पर रोक लगाई, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, कृषि कानूनों को लागू करना और फिर वापसी, नोटबंदी, विदेशों में भारत का डंका, सीएए नागरिकता कानून में संशोधन, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण। मोदी सरकार ने इसके साथ ही सैकड़ों ऐसे फैसले किए जो मील का पत्थर साबित हुए। इन 8 सालों में विकास की गंगा जिस तरह से बही, उन योजनाओं ने ये मनवा दिया कि मोदी से लोहा लेने का किसी में अभी दम नहीं है। यही वजह है कि मोदी राज में देश का सियासी नक्शा बदलने लग गया है। और तो और मोदी सरकार अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है और इतनी आश्वस्त है कि उसने अभी से ही 300 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सत्ता में आने के दौरान 7 राज्यों तक सिमटी एक पार्टी आज देश के 50% से ज्यादा इलाके में भगवा फहरा रही है। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके साथी दलों की सरकार बन गई। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भारत शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों में भारत की 7% आबादी रहती है। अभी 18 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इस साल अंत तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। अभी दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। गुजरात में भाजपा काफी मजबूत है, ऐसे में कम ही उम्मीद है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो सके। वहीं हिमाचल में लड़ाई थोड़ी कठिन होने वाली है। इसका अंदाजा 2020 में हुए उपचुनाव से लगाया जा सकता है, जब हिमाचल की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी।
हालांकि इसके बाद भाजपा ने यहां काफी जोर दिया है। अगले साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, जबकि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इनमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल है। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भाजपा की सरकार है। ओडिशा में बीजेपी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार है। इन राज्यों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जहां वो सरकार में है उसे कायम रखना है और जहां वो विपक्ष में है वहां जीत हासिल करना है। ऐसे में अमित शाह की कुशल रणनीति और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की छवि से भाजपा अब आगे कितना जादू बिखेर पाती है ये तो देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा हर चुनाव की तैयारी करती है और जिस तरह से 50 सालों की तैयारी की जा रही है, उसे देखते हुए यही लगता है कि अब विजय मार्ग पर अटल भाजपा को कोई नहीं रोक सकता और मोदी का ये स्वर्णिम काल सिर्फ 21 साल नहीं, अनंत काल तक रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी